54 हादसा या मुलाकात। भरी दोपहरी में वह एक सुनसान कब्रस्तान में एक कब्र के सामने बैठा हुआ था। वह कब्र संगमरमर से पुख्ता की हुई थी और उसके ऊपर ढेरों गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। जैद खान सूरी उस कब्र पे फातिहा पढ़ चुका था, मगर उसका दिल इस कब्र को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था। शायद अभी वह इस पूरे इलाके में अकेला बंदा था। उससे थोड़ी दूरी पे एक कब्र की गीली मिट्टी से पता चल रहा था कि आज उसकी तरह किसी और ने भी किसी अपने को खोया है। किसी अपने को खोने का दर्द तो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं दफन होगा, मगर उसका दर्द ऐसा था जो इतने सालों के बाद भी दफन नहीं हुआ था। वह दर्द रोज उसके दिल में सर उठता था, चीखता था, चिल्लाता था, उसे वहशी बनाता था। क्या उसकी जिंदगी यूं ही गुजर जानी थी, या फिर वो जो मकसद दिल में लिए जी रहा था वो पूरी हो जानी थी? मैं खुद को ढूंढते हुए थक गया हूँ। मेरी ज़ात का अधूरापन कब मुकम्मल होगा? ये मकसद जो मुझे तिल तिल तड़पाता है, क्या कभी पूरा होकर मुझे सुकून बख्शेगा, या फिर मैं ऐसे ही तड़पता रह जाऊंगा? जैद आज बहुत दिनों के बाद अपनी तल्ख सवालों के साथ एक बार फिर इस कब्र पे हाजिर हुआ था। वह अपने ख्यालों में गुम था जब बारिश की पहली बूंद ने उसके गाल को छुआ था। वह अपने ख्यालों से बाहर आया था और उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा था। काले बादलों ने साया किया हुआ था। थोड़ी देर पहले आग बरसाती धूप को मेघा की ठंडी छाया ने मात दे दी थी। क्या जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान होगा जो इस शोले से बने इंसान पर अपनी छाया डालकर उसे ठंडा कर देगा? अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था जब बारिश की मोटी मोटी बूंदों ने बरसना शुरू कर दिया था, फिर भी सुटित बुटित जैद को जैसे इस बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह कितनी देर वैसे ही बैठा रहा था, यहाँ तक कि वह पूरा भीग चुका था। तभी उसकी सोच की डोर को उसके मोबाइल फ़ोन पर आने वाली एक कॉल ने काटा। उसने अपनी ब्लेजर की जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला था। स्क्रीन पर मॉम लिखा हुआ था। उसने जल्दी से कॉल पिक कर ली। जी मॉम, कहिए। जैद अब खड़ा हो चुका था क्योंकि उसे पता था उसकी मॉम ने उसे क्यों कॉल किया है। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी माँ काफ़ी परेशान लग रही थी। बस मैं आ रहा हूँ, वह कहता हुआ कब्रस्तान से निकल रहा था। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और मोबाइल फ़ोन वापस अपने जेब में डाल लिया। वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने अपनी खटारा कार को साइड पर लगा दिया था। उसने अपनी बगल वाली सीट पर रखा एक शॉप पर उठाया था जिसमें अनगिनत लाल गुलाब की पंखुड़ियां थीं और कुछ साबित गुलाबें भी थीं। अभी वह अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर निकलने ही वाली थी कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। बूंदा बूंदी पानी के कतरे तो पहले ही बरस रहे थे, मगर उसने सोचा था कि वह इसी में निकल जाएगी, लेकिन अब जब बारिश इतनी तेज़ हो गई थी तब उसके पास कार में बैठकर इंतज़ार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वह जगह आम दिनों में ही काफ़ी सुनसान हुआ करता था, लेकिन आज इस तेज़ बारिश में तो कोई चिड़ियाँ या कुत्ते बिल्ली भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बारिश थमना तो दूर बल्कि तेज़ से तेज़तर होती जा रही थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला था और किसी को कॉल लगाई थी। हेलो सोहा, देखो आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं शायद वक्त पे ना पहुंच पाऊँ। अभी उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ें गूंज उठी थी। दिल जैसे दहल कर रह गया था। फ़ोन की दूसरी तरफ वो सोहा को भूल ही बैठी थी। उसने सहम कर कार की खिड़की से बाहर देखा। एक कार उसकी कार के बगल से पास हुई थी। उस कार में पिछली सीट पर बैठा एक आदमी अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए खिड़की के बाहर किए हुए अपने धड़ को कार के अंदर कर चुका था। कार के गुजरते ही उसे एक मर्द खून से लिथपथ एक गाड़ी का सहारा लेकर खड़े रहने की नाकाम कोशिशें करते हुए दिखा। उस लड़की के हाथ से फ़ोन तो बहुत पहले ही छूट गया था। फ़ोन की दूसरी तरफ धीमी आवाज़ में सोहा की आवाज़ें आ रही थी। हेलो हेलो, जज़ा जज़ा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? ये आवाज़ें कैसी थी? उस लड़की ने जिसका नाम जज़ा था, ये देख लम्हा भी नहीं लगाया था और कार का दरवाज़ा खोल भागती हुई उस मर्द की तरफ दौड़ पड़ी थी। वह मर्द सराबोर भीगा हुआ था। उसका खून पानी के साथ मिलकर बेमोल सड़कों पर बह रहा था। उस मर्द ने अपनी बंद होती आंखों से अपनी तरफ एक लड़की को आते हुए देख रहा था। एक सफ़ेद अनारकली सूट में लड़की उसके करीब आई ही थी कि उस मर्द की आंखें बंद हुई थी। वह उस लड़की के कदमों के पास औंधे मुंह ढेर हो गया था। जज़ा उस कीचड़ वाली सड़क की परवाह किए बगैर उस मर्द के सामने बैठ गई थी। उसने उस भारी से वजूद को अपनी पूरी ताकत से पलटा था और जैसे कुछ लम्हों के लिए अपना सुध बुध ही खो बैठी थी। वह बेइंतहा हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। जज़ा ने अपने दिल को संभाला था, फिर बड़ी रफ्तारी से वह उठी थी। दौड़कर अपनी कार की तरफ भागी थी। कार का दरवाज़ा पहले ही खुला पड़ा था। वह कार के अंदर अपना फ़ोन नीचे से उठा लाई थी। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगाई और कब्रिस्तान का नाम और एड्रेस बताकर उन्हें वहां पर बुलाया था। उसके बाद वह फिर से उस आदमी के पास भागी थी। उसने उस आदमी का जायज़ा लिया। एक गोली लेफ्ट कंधे से छूकर गुजर गई थी और दूसरा लेफ्ट बाजू पर लगा था। जज़ा ने उस आदमी का खून से सना हुआ ब्लेजर बड़ी मुश्किल से उतरा था। उस आदमी की सफ़ेद शर्ट पूरी तरह लाल हो चुकी थी। जज़ा ने ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान का इतना खून देखा था।
वह इन सब मामलों में बड़ी नर्म दिल और डरपोक किस्म की लड़की थी। वह इतनी डरपोक थी कि किसी को इंजेक्शन लगते हुए भी नहीं देख सकती थी, जबकि यहाँ पर एक इंसान खून से लथपथ न सिर्फ उसके सामने पड़ा था बल्कि जजा अपने हाथों से उसका खून से सना हुआ ब्लेजर भी उतार रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ खून से रंग गए थे। उसके सफ़ेद सूट पर भी जाबजा खून लग गए थे। ब्लेजर उतारने के बाद जजा ने अपना सफ़ेद दुपट्टा अपने जिस्म से अलग किया था और उस आदमी के बाजू पे कसकर बांध दिया था। बारिश अभी भी वैसे ही बरस रही थी और वह उस आदमी के कंधे पर लगे जख्म पर अपना नर्मो नाजुक हाथ पूरी ताकत से दबाकर रखे हुई थी ताकि और ज़्यादा खून ना बह जाए। साथ में उसे जितने सूरे और आयतें याद थी सब एक के बाद दूसरा उसने पढ़ डाले थे। दिल इस आदमी की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। तभी उसके उम्मीद के खिलाफ एम्बुलेंस बहुत जल्दी वहां पर पहुंची थी और वह उस आदमी यानी जैद खान के जिस्म के खून में रंगकर उसके साथ एम्बुलेंस में सवार हो चुकी थी। एम्बुलेंस पास के ही एक हॉस्पिटल में जाकर रुका था। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर जैद के पास आया ही था कि उसे देखकर उसने ना तो जजा से कोई सवाल जवाब किया और ना ही कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की बात की, बल्कि जैद को देखकर वह एकदम से अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गया कि उसने बिना एक लम्हा भी गवाए जैद को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया। जजा ये देखकर बहुत हैरान हुई। जैद के पहनावे से उसे इतना इल्म ज़रूर हो गया था कि ये कोई बहुत अमीर कबीर बंदा होगा, लेकिन अभी हॉस्पिटल वालों का रवैया देखकर उसे ये अंदाज़ा भी हो गया था कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है। और ये बात दिमाग में आते ही उसे एक अजीब से खौफ ने अपने लपेटे में ले लिया। जितनी मदद उसे करनी थी उसने कर दी, अब वह यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहती थी। वह पुलिस और कचहरी के मामलों से दूर रहना चाहती थी, मगर एक चीज़ थी जो उसे यहाँ से जाने से रोक रही थी और वो था उसका वो सफ़ेद दुपट्टा जो अब कहीं से भी सफ़ेद नहीं रहा था। वो दुपट्टा उसके लिए बहुत ख़ास था क्योंकि वो किसी की दी हुई निशानी थी और किसी की अमानत भी। मगर मसला ये था कि उसे ये दुपट्टा मिलता कैसे। किसी की जान पर बनी थी और वह अपने अपने दुपट्टे का सवाल करती क्या अच्छी लगती। वह इसी कश्मकश में जाने कितनी देर से घिरी थी। उसे यहाँ से जल्द निकलना था, मगर वो अपने दुपट्टे के बगैर नहीं जाना चाहती थी। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकली थी और जजा खुद को रोक नहीं पाई थी। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, मेरा दुपट्टा पेशेंट के पास रह गया है, क्या मुझे वो मिल सकता है? एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, जजा ने बहुत इल्तिजाई हुए अंदाज में कहा था। उसकी बात सुनकर नर्स ने अजीब सा मुंह बनाया था। मैडम, यहाँ पर किसी की जान पर बनी है और आपको आपके दुपट्टे की फिक्र है। नर्स ने उसे टके का जवाब दिया, जिसे सुनकर जजा ने हैरानी से उसे देखा क्योंकि ये बात तो उसने खुद थोड़ी देर पहले ही सोची थी। अभी उसकी हैरानी खत्म भी नहीं हुई थी कि नर्स ने उसे दूसरा झटका दिया था। और आप कहाँ जाने का सोच रही है? अभी पुलिस की कार्रवाई बाकी है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर एक कोने में पड़ी रहें। जाने नर्स को किस चीज़ का गुस्सा था जो वो जजा पर निकाल रही थी। उसकी बात सुनते ही जजा ने फैसला कर लिया था कि वह बिना अपना वो दुपट्टा लिए ही यहाँ से चल देगी और अभी नस कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि जजा भी चल पड़ी थी, मगर थोड़ी ही दूरी पर एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया था। जजा सहम कर पीछे हुई थी। चटू मुश्किलें, हमें आपका बयान लेना है, आप हमारे साथ आएं, उस इंस्पेक्टर ने अपने पेशेवर अंदाज में कहा था। जजा खुद को कोस रही थी कि उसे क्या ज़रूरत थी दुपट्टे के लिए रुकने की। अभी भी वह बिना दुपट्टे के ही जा रही थी। यही वह पहले करती तो अब तक निकल भी चुकी होती। वह उस इंस्पेक्टर के साथ चल पड़ी थी जब इंस्पेक्टर के सामने एक सुटेड बूटेड बंदा आकर रुका और उसे साइड पे ले जाकर ना जाने धीमी आवाज़ में इंस्पेक्टर से क्या कहा कि इंस्पेक्टर उसकी बात पर सर हिलाने लगा। जजा अभी भी बहुत घबराई हुई खड़ी थी और उन दोनों को ही देख रही थी। तभी इंस्पेक्टर और वो आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। आपका नाम? इंस्पेक्टर ने उससे पूछा था। जजा यूसुफज़ई, जजा ने भारी दिल के साथ कहा। आपने क्या देखा? दूसरा सवाल दागा गया। एक ब्लैक कॉलर की चलती हुई कार में से एक बंदे ने उस आदमी पर गोली चलाई। जजा ने सूखे हलक को तर किया था। इसके अलावा क्या देखा आपने? मेरा मतलब है वो कौन सी कार थी, उसका नंबर वगैरह, गोली चलाने वाले आदमी का हुलिया, दिखता कैसा था, वगैरह वगैरह। इंस्पेक्टर के सवालों से जजा को चक्कर आने लगे थे। मैंने कार के रंग के अलावा किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जजा ने खुद को संभालते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। कुछ तो देखा होगा आपने, इंस्पेक्टर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला था। डर वर गया भाड़ में इंस्पेक्टर का ऐसा लहजा जजा को गुस्सा दिला गया था। देखिए, मैं फ़ोन पर अपनी दोस्त से बातें कर रही थी, जब गोलियों की आवाज़ आई तब मैंने मुड़कर देखा और तब तक कार और कार में बैठे लोग जन करते हुए आगे बढ़ गए थे। वो ऐसा वक्त था जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या क्या देखा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे होश उड़े हुए थे, मुझे कुछ भी याद नहीं है, जजा ने थके हारे अंदाज में गुस्से से कहा था। इंस्पेक्टर उसे नागवारी से देख रहा था। तभी उस सुटेड बूटेड आदमी ने पहली दफ़ा जजा से कुछ कहा था। आई एम सॉरी मैडम, आपको इतनी तकलीफ हुई। दरअसल हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमारे सर की जान बचाई। आप बेफिक्र रहिए, अब आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी।
बस आप अपनी डिटेल्स लिखवा दीजिए ताकि हम इस एहसान का बदला चुका सकें। किसी दिन हम भी आपके काम आ सके। उस आदमी ने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा था, मगर जज़ा डिटेल्स लिखवाने के नाम से ही सहम गई थी। देखिए, मैंने आप लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है, बचाने वाला तो अल्लाह है, इसलिए अगर आप लोगों को कुछ करना ही है तो अल्लाह के मखलूक का ख्याल रखें। अपने सर के जान का सदका निकालें और मेहरबानी करके मुझे भूल जाएं। मुझे वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। जज़ा ने उजलत में जान छुड़ाते हुए कहा। ओक मैडम, सॉरी, अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हुई हो तो आप प्लीज़ जा सकती है, और ये रखें हमारा कार्ड। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा, हम आपके एहसानमंद होंगे। उस आदमी ने अपनी जेब से निकाल कर जज़ा को एक कार्ड थमाया था, जिसे जज़ा ने तुरंत थाम लिया था और गनीमत जानकर वहाँ से चल पड़ी थी। हॉस्पिटल से निकल तो गई थी, मगर अपनी हालत देखकर उसे रोना आ रहा था। सारे लोग उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। वह किसी अजनबी के खून में सनी हुई थी। सबके सामने उसे अपना आप तमाशा लग रहा था। उसकी खटारा गाड़ी यहाँ से दूर थी, इस हालत में वहाँ तक पैदल चलकर जाने का वह सोच भी नहीं सकती थी। उसका बैग भी उसके पास ना होकर उस गाड़ी में ही रह गया था। जो अभी उसके पास था वो सिर्फ उसका मोबाइल फ़ोन था। अब इसी का उसके पास सहारा था। उसने अपने मोबाइल पर एक नज़र डाली और उसे ऑन किया। सोहा की बार बार कॉल आने की वजह से उसने उसे मैसेज करके अपना फ़ोन बंद कर दिया था, और अब उसे ऑन करते ही सोहा के कई सारे मैसेजेस की झड़ी लग चुकी थी। तभी सामने से उसे एक ऑटो रिक्शा आते हुए दिखा। उसने रिक्शा रुकवाया और पता बताकर उसमें सवार हो गई। रिक्शा वाले भी उसकी हालत देखकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाए थे। एक्सीडेंट हुआ था क्या? जी, जज़ा ने एक गहरी सांस लेकर कहा था। उसके बाद उसने मैसेज देखने के बजाय सोहा को कॉल किया था। सोहा के कॉल उठाते ही उसने कहा था, मैं 15-20 मिनट में तुम्हारे घर आ रही हूँ, ख्याल रखना कि दरवाज़ा तुम ही खोलो और मुझे घर के अंदर आते हुए कोई ना देखे। क्या क्या? दूसरी तरह सोहा ने बौखलाकर पूछा था। जो तुमने सुना वही, जज़ा ने कहकर कॉल बंद कर दिया था और सुकून की तलाश में अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद होते ही वही मंजर ज़हन के पर्दे पर उभर गया था, गोलियों की वह गूंज, अपने ही खून में नहाया हुआ वो शख्स। जज़ा ने एक झटके से अपनी आंखें खोली थी। 7 सिक्योरिटी गार्ड्स अपने मखसूस लिबास में मलबूस एक कार के इंतज़ार में हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। उस कार के आते ही और रुकते ही सब जैसे चौकन्ना होकर उस कार को घेर कर खड़े हो गए थे, जबकि उस कार के साथ साथ एक आगे और एक पीछे ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड्स की कारें मौजूद थी। चेहरे पर दुनिया जहां की परेशानी समेटे समरा खान उस कार से निकली थी और सभी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया था और वैसे ही घेरा बनाकर उसे हॉस्पिटल के अंदर लिए जा रहे थे। कैसा है मेरा बच्चा? हारिस, मुझे सच सच बताओ, कहाँ गोली लगी है मेरे बच्चे को? समरा खान अपने बेटे का दर्द अपने दिल पर महसूस करते हुए रोकर बोली थी। हारिस को उनके दुख ने दुखी किया था। सर बिल्कुल ठीक है मैडम, डॉक्टर ने कहा है कुछ घंटों के बाद उन्हें होश आ जाएगा। सुटेड बूटेड हारिस ने बारदब होकर उन्हें कहा था। समरा खान ने सुकून की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उन्होंने तुरंत अपने परवरदिगार को याद किया था। किसने किया है ये सब? हारिस, मुझे जानना है मेरे बच्चे को किसने चोट पहुंचाई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जितना दर्द मेरे बच्चे ने सहा है उससे कई ज्यादा उस नामर्दुद को सहना होगा। जल्द से जल्द पता कराओ किसने किया है ये सब। इसके पीछे किसका हाथ है? बेटे की मोहब्बत में समरा खान पागल हुई जा रही थी। मैडम आप हौसला रखें, पुलिस अपना काम कर रही है। कैसे हौसला करूं? वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैडम आप रोती क्यों है? हमारे सर को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद हमारे अल्लाह ने ली है। तभी तो देखिए ना, ऐसी सुनसान जगह पर तेज़ मूसलाधार बारिश में अल्लाह ने उनकी मदद के लिए एक इंसान नुमा फरिश्ते को भेज दिया। समरा खान को हिम्मत दिलाते हुए हारिस ने मुस्कुराकर कहा था। वाकई इस बात को सुनते ही समरा खान हैरत के मारे रोना भूल गई थी। क्या? कौन है वो इंसान? मुझे उससे मिलना है। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए मैं अपने घुटनों पर बैठकर उसका शुक्र अदा करूंगी। समरा खान ने तुरंत अपने आंसू साफ किए थे और उस शख्स से मिलने को तैयार हो गई थी। मैडम, मैंने कहा ना, इंसान के रूप में वह कोई फरिश्ता थी जिसने सर की मदद की और बिना अपना नाम और पता बताए यहाँ से चल दी। मैंने बहुत कोशिश करी कि उनकी जानकारी लेने की, मगर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। हारिस की बात पर समरा खान हैरत में मुब्तिला हो गई। भला आजकल के ज़माने में भी कोई ऐसा होता है? इतना बड़ा एहसान करके बिना किसी इनाम के कोई कैसे गुम हो सकता है? उन्हें कहीं जाने की जल्दी थी। एक तो उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की, इसलिए मुझे उन्हें रोककर परेशान करना सही नहीं लगा। ऊपर से उन्होंने कुछ देखा भी नहीं था कि गोली किसने चलाई, चलाने वाला दिखता कैसा था, गाड़ी की नंबर क्या थी। तुमने सही किया हारिस, समरा खान कहते हुए एक गहरी सोच में गुम हो गई थी। ने खुद को छुपते छुपाते सोहा के घर में दाखिला लिया था। सोहा तो उसे देखकर हकदक रह गई।
बस एक चीख निकलनी बाकी थी जिसे जज़ा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर रोका था और उसे खिंचती हुई घर के अंदर आ गई थी। उसके लिए अपने कपड़े निकालने का कहकर जज़ा उसके रूम के अचेत बाथरूम में घुस गई थी। काफ़ी देर के बाद वह अच्छे से नहाकर निकली थी। फिर उसके बाद उसने उसे सारी बात बताई थी। सोहा आंखें फाड़े बेयकीनी से उसे बड़े गौर से सुन रही थी। जब जज़ा कहकर चुप हुई तब जाकर सोहा ने अपना मुंह खोला था। तुम्हें पता है जज़ा तुमने क्या किया है? सोहा ने काफ़ी नाराज़गी में उससे पूछा था। सोहा के सवाल पे परेशान सी जज़ा और भी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। चतरीक जैद को होश आया। तुम्हें पता है जज़ा तुमने क्या किया है? सोहा ने काफ़ी नाराज़गी में उससे पूछा था। सोहा के सवाल पे परेशान सी जज़ा और भी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। हाँ पता है मैंने क्या किया है, जज़ा ने मायूस होते हुए कहा। नहीं, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या किया है। तुमने एक सुनहरा मौका गंवा दिया है। वो मौका जिससे तुम्हारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती। ये सारी जद्दोजहद जो तुम कर रही हो इससे तुम्हें निजात मिल जाती। सोहा ने उसकी बेवकूफ़ी पर अफसोस जताया था। उसकी बात पर जज़ा को हंसी आ गई थी। कहीं परेशानियां आसान होने की बजाय और बढ़ ना जाती। मुझे वो शख्स कोई मामूली आदमी नहीं लगता। पहनावे और उसकी गाड़ी से तो बहुत अमीरो कबीर लग ही रहा था, मगर वक्त पे एम्बुलेंस का आ जाना, डॉक्टरों का बिना वक्त ज़ाया किए उसके ट्रीटमेंट में लग जाना ये साबित कर रही थी कि वह कोई पहुंची हुई हस्ती है। और तुम्हें तो पता होगा ही कि ऐसे लोगों के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। हाँ मौका मिला तो मैंने उसकी मदद कर दी, मगर अब उसके दुश्मनों के सामने हाईलाइट होना नहीं चाहती। सोचो अगर उन्हें पता चल गया कि जिसे वह मारना चाहते थे उसे मैंने बचा लिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अगली गोलियों का निशाना मैं ही बन जाऊं। और तुम्हें तो पता है मुझे मरने से कितना डर लगता है। अपना ही मजाक बनाते हुए वह हंसती जा रही थी, हत्ता कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। सोहा ने उसकी घायल हंसी को भांपते हुए उसे अफसोस से देखा था। मरने से इतना ही डर था तो उसे बचाया क्यों? ये भी तो हो सकता था कि वो गुंडे वहीं कहीं आसपास मौजूद होते और उस शख्स की मदद करने की सूरत में तुम्हें नुकसान पहुंचा देते। सोहा ने उसे दूसरा रुख दिखाया था। उस वक्त मैंने इतना कुछ सोचा ही नहीं था, बस कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए थे। जज़ा ने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा। कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो कहते हैं ना, मोहब्बत के पीछे कोई वजह नहीं होती, बस दिल खुद ही कुर्बान होने पर आमादा हो जाता है। शट अप सोहा, तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी ऐसा कह रही हो। उसकी बातों ने वाकई जज़ा का दिल हौला कर रख दिया था। भूल से भी दोबारा ऐसी कोई बात मत कर देना और इस वाक़ये को तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। तुम जानती हो मैं हम्माद से बहुत मोहब्बत करती हूँ और खुद हम्माद मुझे लेकर कितना पॉसेसिव है। वो तो किसी तौर पर भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मैंने मदद के तौर पर ही सही किसी शख्स को छुआ है। जज़ा ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे वार्न किया था। सोहा भी अब संजीदा हो गई थी। सॉरी यार, सोहा ने अपनी गलती मानते हुए तुरंत माफ़ी मांगी थी। इट्स ओके, जज़ा ने एक लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया था। अच्छा इतना डरना छोड़, और अभी तो तुम मेरे घर में ही तो आपस की बात है। ज़रा मुझे भी पता चले कि बंदा दिखता कैसा था। शरारत सोहा की आंखों से झलक रही थी जिस पर जज़ा उसे घूरने लगी थी। 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, दिखने में तो इंसान का बच्चा ही लगता था। जज़ा ने भी भरपूर मज़ा लेते हुए कहा। सिर्फ इंसान का बच्चा? सोहा ने मुंह बनाकर अफसोस किया था। फिर क्या फ़ायदा, ऐसे इंसान के बच्चे तो बहुत है दुनिया में, फिर मैं किसी और को ढूंढ लूंगी अपने लिए। सोहा ने अपने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा था। अच्छा दिल छोटा मत करो, मैं बताती हूँ। वो ऐसा दिखता था जैसे हाँ, जैसे किसी रियासत का खूबसूरत शहजादा। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना, शेर जैसी पतली कमर, बड़ा मजबूत जिस्म। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा किया था और मैं बारिश में भी थककर पानी पानी हो गई थी। अब आते हैं उसके चेहरे पे। खड़ी नाक, चौड़ी पेशानी, गेहुआ रंग, हाँ आंखों का मुझे पता नहीं क्योंकि बंद थी, मगर उसकी भवें बेहोशी में भी तनी हुई थी। देखकर मालूम होता था बहुत गुस्से वाला होगा। जज़ा के आंखों के सामने जैसे उसका चेहरा उभर आया था और वो हूबहू उसे देखकर अपने लफ्ज़ों में उसे उतार रही थी। वाह भाई वाह, क्या बात है। एक तरफ तो मोहतरमा कहती है कि इन्हें उनसे मोहब्बत नहीं, दूसरी तरफ किसी हीर की तरह अपने रांझे का ऐसे जिक्र कर रही है जैसे कि बरसों से मिलना जुलना हो। सोहा की बात पर जज़ा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। जब औरतों ने जुलेखा को बुरा भला कहा कि मल्लिका होकर उनका दिल एक गुलाम पर आ गया, तब जुलेखा ने उन औरतों को अपने दरबार में बुलाया और सबके हाथ में एक छुरी और एक नींबू थमा दिया था। फिर उन औरतों से कहा कि जब मैं कहूँ तब सारी औरतें अपने हाथ में पकड़ी हुई नींबू को छुरी से काटे। इधर उन्होंने नींबू काटने का हुक्म दिया, उधर उस गुलाम से कहा कि उन औरतों के बीच से होकर गुजर जाओ। उस गुलाम ने वैसा ही किया। तभी सारी औरतों की नज़र उस गुलाम पर पड़ी और सब ने नींबू की जगह छुरी अपने हाथों पर चला ली। उन औरतों को तो अपना होश भी नहीं था। सब औरतों ने कहा था, इतना खूबसूरत मखलूक, ये कोई इंसान नहीं लगता, कोई फरिश्ता लगता है।
और तुम्हें शायद पता ही होगा कि वो गुलाम कोई और नहीं बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। उन सारी औरतों को अपना जवाब मिल गया था कि जुलेखा का दिल इस गुलाम यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर क्यों आया था। तुम्हें ये सब बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ही खूबसूरती की तारीफ की थी मगर जुलेखा की तरह अपना दिल हार कर नहीं बैठ गई थी। मैंने भी उस शख्स की खूबसूरती की तारीफ ज़रूर की है मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत भी करने लगी हूँ। जज़ा ने नाराज़ होते हुए सोहा से कहा था। सोहा को अपनी कही बात पर शर्मिंदगी हुई थी। अच्छा ठीक है ना सॉरी। सोहा ने मासूमियत से अपने कान पकड़े थे। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी ये बातें मेरे अंदर खौफ पैदा कर चुकी है। मैं हम्माद के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जज़ा टेंशन में अपना सर पकड़ लिया था। अच्छा सॉरी ना, उस बंदे का नाम क्या है, यही बता दो। सोहा का तजस्सुस जिज्ञासा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जज़ा झटके से सीधी हुई थी और फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी थी। क्या हुआ? उसका चेहरा देखकर सोहा भी परेशान हो गई थी। उस आदमी ने मुझे एक कार्ड दी थी और मैंने बिना उस पर नज़र डाले बस यूं ही उसे हाथ में थाम लिया था और वो कार्ड शायद ऑटो रिक्शा में ही छूट गया। उसके पूरे वजूद में भारीपन सा तारी था। ज़हन में अलग ही बेकली सी मची हुई थी। जिस्म के दर्द ने बेचैन कर रखा था। एक जकड़ सी थी जिसकी वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने सर उठाकर देखा तो पता चला कि वह कई सारी मोटी मोटी रस्सियों से फर्श पर बंधा पड़ा है। खुले आसमान के नीचे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जहां तक नजरें जा रही थी सिर्फ सहरा ही सहरा था। प्यास की शिद्दत से उसके हलक में जैसे कांटे उगाए थे। धूप की तपिश ने जैसे उसके जिस्म को झुलसा कर रख दिया था। ये देख उसके अंदर और भी ज्यादा बेचैनी मच गई और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सियों से खुद को आज़ाद करने की जद्दोजहद में लग गया। फिर भी उन रस्सियों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसे खुद पर हैरानी हुई। वह फौलाद जिस्म का मालिक था, एक मामूली रस्सी उसे कैसे हरा सकती थी। वह इसी ख्याल में खोया हुआ था जब एक मरमरी सा हाथ उसके आगे बढ़ा और उसने अपनी नाजुक हाथों से एक रस्सी की गिरह खोली। उसने नज़र उठाकर देखा तो लंबी पलकों की चिलमन में वही गहजाली आंखें थीं। याकूत से गुदाज होंठ, पतली खड़ी नाक, रेशम से स्याह बाल, सफ़ेद नुमा गुलाबी रंगत। उसने उसे पहचानने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। वो वही थी। हाँ वही। वह उसके चेहरे में खोया हुआ था। वह थोड़ी देर पहले होने वाले अपने सारे दर्द, सारी बेकली भूल बैठा था। और वह अपनी पलकें झुकाए अपने काम को अंजाम दे रही थी। देखते देखते उसने उसके जिस्म पर बंदी सारी गिरहों को खोल दिया था। यकायक उसके जिस्म की जकड़न लम्हों में गायब हो गई थी मगर उसे अब कहाँ इन सारी चीज़ों की परवाह थी। वो तो बेपरवाह होकर उसके चेहरे में खो गया था। तभी उस लड़की ने अपनी पलकें उठाई थी और उसे मुस्कुराकर देखा था। वह तो उसमें ऐसा खोया था कि बदले में मुस्कुरा भी नहीं पाया था। बस एक टक बिना अपनी पलकें झपकाए उसे देखे गया। शायद उसे डर था कि पलक के झपकते ही वह कहीं खो ना जाए। एक मुलाकात में उसे खोने का डर भी सताने लगा था। उस लड़की ने अपनी मरमरी सा हाथ आगे बढ़ाकर उसके पेशानी पे पर फेरा था और उसके अंदर जैसे सुकून सा उतर आया था। और इसी सुकून के तहत ना चाहते हुए भी उसने अपना आंखें बंद कर ली थी। यकायक उसे उसके खोने का ख्याल आया और उसने अपनी आंखें एक झटके से खोली और उसके सामने का पूरा मंजर ही बदल गया। कुछ लम्हों तक वह समझ ही नहीं पाया कि वह कहाँ है। सहरा की रेत की जगह नर्म बिस्तर था। धूप की तपिश की जगह एयर कंडीशन की ठंडक थी। हाँ अभी भी जो मौजूद था वह उसके जिस्म का दर्द, भारीपन, ज़हन की बेकली और जकड़न। उसने अपने आसपास नज़रें दौड़ाई तो पता चला वह अस्पताल के बेड पर लेटा है। उसने एक गहरी सांस ली, जिसे सुनकर सामने सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ती नज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और खुशी के मारे खड़ी हो गई और बिना वक्त गवाए बाहर बैठे लोगों को खुशखबरी देने लगी। जैद सर को होश आ गया है। चफोर जज़ा का परिवार। सोहा के घर से वह सीधा उसी कब्रस्तान में पहुंची थी और फिर अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस चली आई थी। उसका एक छोटा सा फर्म था जिसे वो और उसकी कॉलेज की दोस्त सोहा मिलकर चला रही थी। वह दोनों ही पेशे से आर्किटेक्ट थी। पिछले साल ही तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई थी और चंद माह पहले ही उसके नानू ने अपना सरमाया कैपिटल अपनी नवासी के ख्वाबों के पीछे लगा दिया था। उसे उसका अपना फर्म खोल कर दिया था और जज़ा कड़ी मेहनत में लग गई थी लेकिन अभी तक उसे कोई खास कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। आज एक बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद थी मगर उसने खुद ही कैंसिल करवा दी थी। किसी को इंतज़ार करवाने से बेहतर उसने मीटिंग ही कैंसिल करवाना ज़्यादा बेहतर समझा और उसे अब इस बात का एहसास हुआ था कि उसने मीटिंग कैंसिल करवा कर ही अच्छा किया था। अगर बारिश रुक भी जाती तो भी आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वह टाइम पर पहुंच नहीं पाती और यू क्लाइंट के सामने इम्प्रेशन और ख़राब हो जाता। ऑफिस में अपने काम को निपटाते हुए उसे 8 बज गए थे और उसे वक्त का पता भी नहीं चला था। चूंकि सोहा की तबीयत ठीक नहीं थी और आज वह घर पर ही रुकी थी इसलिए काम का लोड भी कुछ ज़्यादा ही था। इस वक्त वो घर पे होती थी। उसने जल्दी जल्दी सामान समेटा और अपना बैग उठती अपने ऑफिस से निकल गई थी।
आज का तो दिन ही खराब था, रास्ते में ट्रैफिक भी इतनी थी कि घर पहुंचते पहुंचते उसे 9 बज गए थे। शफीक मंजिल, यही उसका आशियाना था जहां वह और उसकी मां शानजे रहती थी। यहाँ के बासिंदों को उन दोनों माँ बेटी से कोई गर्ज नहीं था सिवाय दो लोगों के, पहले तो उसके प्यारे नानू शफीक अहमद जिनके नाम ये घर था, और दूसरा हम्माद जो उसके बड़े मामू का बेटा था। शफीक अहमद की 3 औलाद थी। सबसे बड़े तौफीक अहमद, उसके बाद रफ़ीक अहमद, फिर सबसे छोटी शानजे अहमद। लाडो में पली शानजे जब अपने शौहर के अचानक से कहीं चले जाने के बाद 1 साल की जज़ा को अपने गोद में लिए हमेशा के लिए मायके आ बसी तो नखरे उठाने वाले भाइयों पर भारी पड़ गई। कुछ सालों के बाद भाई भाभी ने दूसरी शादी के लिए बहुत जोर दिया, मगर शानजे शौहर और अपनी मोहब्बत के लौट आने के इंतजार में बैठी रही। वैसे तो अच्छा खाता पिता घराना था, दोनों भाइयों की गारमेंट की फैक्ट्री थी, मगर फिर भी उन्हें एक बहन और एक भांजी बहुत भारी लग रही थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद शफीक अहमद ने बेटी और नवासी का ना सिर्फ भरपूर साथ दिया बल्कि वक्त आने पर इन दोनों के लिए सबके खिलाफ भी खड़े हो गए। शानजे भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए नौकरी करने निकल पड़ी, मगर घर पे जज़ा की देख रेख में कोताही होने लगी। आया को भी रख कर देख लिया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जज़ा उनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी, इसलिए उसकी परवरिश में कोताही करना शानजे को गवारा नहीं हुआ और उसने बाहर की नौकरी छोड़कर अपने ही मायके में मुफ्त की नौकरी करने लगी, और तब जाकर भाभियों को थोड़ा सुकून मिला। यूं ही देखते देखते जज़ा बड़ी हो गई और कॉलेज में आ गई। खूबसूरत तो बचपन से ही बहुत थी, मगर जवानी पे कदम रखते ही उसकी खूबसूरती और रंगों रूप दोबाला हो गया। कम उम्र में ही रिश्ते आने लगे और मामियों को मौका मिल गया कि कम से कम माँ या बेटी में से एक से तो उन सबकी जान छूटे। आज या कल शादी तो उन्हें ही करवानी होगी। शादी का खर्चा आज भी उठाना होगा और कल भी, और अगर शादी जल्दी हो गई तो फिर उसके पढ़ाई वगैरह का खर्चा भी बच जाएगा। यही सोचकर उन्होंने लड़के वालों को घर पे बुला लिया। शानजे जो भाभियों के आगे मुंह तक नहीं खोलती थी, अपने जिगर के टुकड़े को उन लोगों के फैसले के हवाले कर दिया, लेकिन जैसे ही ये बात हम्माद को पता चली घर में भूचाल आ गया। लड़के वालों को खड़े खड़े घर से निकाला और सबके सामने अपना फैसला भी सुना दिया कि जज़ा सिर्फ उसकी है। और जज़ा, उसने कब ये सब सोचा था? हाँ, उसने हम्माद को हमेशा से अपने लिए बहुत मेहरबान जाना था, उसका हमेशा ख्याल रखता था। उम्र में उससे 2 साल बड़ा था और अपनी 2 बड़ी बहनों के बाद इकलौता भाई था। बड़ी मामी ने तो ये देखकर अपने सीने पर हाथ ही रख लिया था और छोटी मामी उसके तो अरमानों पर पानी ही फिर गया था। अपनी इकलौती बेटी के लिए उन्हें बैठे बिठाए इस घर का इकलौता वारिस जो मिल जाता। हाँ, बड़े मामू को तो ज़्यादा ऐतराज़ नहीं हुआ था, मगर छोटे मामू को अफसोस ने आन घेरा था। शफीक अहमद पोते के फैसले पर वारे न्यारे जा रहे थे, और जज़ा नानू और शानजे के समझाने पर ऐसे मेहरबान शख्स को हमसफ़र के रूप में कैसे ठुकरा सकती थी। थोड़ा वक्त लगा था और आखिरकार जज़ा ने अपने दिल को उसकी मोहब्बत से भर ही लिया था। लेकिन एक चीज़ थी जो जज़ा को हमेशा से डरा कर रखती थी, और वो थी हम्माद की जज़ा को लेकर इंतहा पसंद होना। वो उसके मामले में हद से ज़्यादा पॉसेसिव था। उसका बस चलता तो वो जज़ा को 7 पर्दों में छुपाकर किसी लॉकर में रख देता। हम्माद ने जज़ा की पढ़ाई में उसका भरपूर साथ दिया था, मगर उसका अपना फर्म खोलकर बिजनेस की फील्ड में उतरना उसे अच्छा नहीं लगा था। दूसरी तरफ जज़ा थी जो बचपन से अपनी माँ को मामियों की नौकरानी बने हुए देखती आई थी और अब चाहती थी कि ये गुलामी का दौर खत्म हो, वह अपने पैरों पर खड़ी हो और अपनी माँ के साथ अपना अलग जहां बसाए। हम्माद चाहे कितना ही भला हो, उसने अब तक तो दूसरों के रहमो करम पे ज़िंदगी गुजार दी थी, लेकिन बाकी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। हम्माद को उसकी मोहब्बत के आगे झुकना पड़ा था। नानू ने खुशी खुशी उसका पूरा साथ दिया और साथ में अपनी गुजरी हुई बेगम की पसंदीदा कार भी दे दी, जो कि इतने सालों के बाद बिल्कुल खटारा हो गई थी। डॉक्टर के चेक करने के बाद समरा खान को जैद से मिलने की इजाज़त मिल गई थी। समरा खान आंसू से तर चेहरा लिए बेटे से मिलने आई थी। आते के साथ उसकी पेशानी पर बोसा दिया था और रोती हुई आंखों से उसके जिस्म के जख्मों को देखने लगी थी। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाना चाहती हूँ, मगर मैं कितनी बेबस हूँ कि मुझे अपने बच्चे को छूने से भी डर लग रहा है। उन्होंने आबशार आंखों के साथ कहा था। जैद अपनी माँ की तड़प देखकर बेचैन हो उठा था और ऐसी हालत में भी सीधा होकर उन्हें अपने साथ लगा लिया था और अपनी माँ की पेशानी चूम डाली थी। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम आराम करो, आपकी तड़प से बढ़कर मेरी तकलीफ नहीं है, जैद ने मुस्कुरा कर कहा। थोड़ी देर यूं ही बातें हुई, आखिरकार जैद ने अपनी बेचैन होती आंखों का सवाल पूछ ही डाला। वो कहाँ है? नज़र दरवाजे पर थी। कौन? समरा खान ना समझी में पूछ बैठी। वही जिसने मेरी मदद की थी, जैद ने बेचैनी से पूछा था। वो तो चली गई बेटा, बल्कि मैं खुद उससे मिलना चाहती थी मगर मिल नहीं पाए, समरा खान ने अफसोस करते हुए कहा। ये सुनते ही जैद ने अपनी कुछ हॉट बीट मिस की थी और वो बुझ सा गया था। च5 किसने चलाई गोली? आज बहुत देर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्या? शानजे जयनमाज पर बैठी विर्द करते हुए उससे पूछ रही थी। जज़ा ने एक ठंडी सांस भरी। नहीं मम्मा, मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी थी।
उसकी बातों ने शानज़े को चौंका दिया था। क्यों, सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। जज़ा उनके बेड पे दराज हो चुकी थी। आज उसे काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी। सब खैरियत है तो फिर मीटिंग कैंसिल क्यों हुई? कितनी मेहनत की थी तुमने, सारी सारी रात जागकर डिज़ाइन तैयार किया था तुमने। तुम्हारी मेहनत को देखकर मैं भी वजीफ़ा कर रही थी। शानज़े बेटी के लिए बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी। जज़ा को अपनी माँ पर बहुत प्यार आया। वह बेड से उठकर उनके पीछे फर्श पर बैठ गई और पीछे से उनकी गले में अपनी बाहें डालकर उनके बालों को चूम लिया। मेरी प्यारी मम्मा, आप ही ने तो कहा था कब्रिस्तान जाने को। रास्ते में बारिश हो गई, वक्त पे पहुंच नहीं पाती, इसलिए कैंसिल करवा दिया मैंने मीटिंग। जज़ा ने अपनी माँ से हकीकत छुपा ली थी। वह जानती थी कि उसकी माँ उसे लेकर कितनी हसास है। उसकी बात सुनकर शानज़े ने अपना सर थाम लिया था। ये देख लो मैं कितनी भुल्लक्कड़ हो गई हूँ, मुझे ज़रा सा भी याद नहीं। अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने आपने अल्लाह की इबादत की और मेरे लिए दुआएं भी मांगी, और आप तो जानती ही है अल्लाह कोई भी दुआ रायगा जाने नहीं देता। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले ना मिले, आपकी दुआ का सिला मुझे किसी और रूप में ज़रूर मिल जाएगा। जज़ा ने वैसे ही शानज़े के कंधे पर अपनी थोई टिकाकर कहा था। उसकी बात पे शानज़े ने मुस्कुराकर उसका गाल छुआ था और इस बात पे हाँ में सर हिलाया था। तभी अचानक जज़ा के ज़हन में फिर से ज़ैद उभर आया था। उसका यूं लावारिसों की तरह सड़क पे खून से लथपथ पड़ा रहना उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें भर आई थी। मम्मा, आपको क्या लगता है पापा कभी वापस आएंगे? क्या हुआ होगा उनके साथ? जज़ा कहते कहते सिसक पड़ी थी। उसकी बात सुनकर शानज़े का हाथ उसके गाल से फिसल गया था। सांस है तो आस है, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इंतज़ार करती रहूंगी। शानज़े बड़ी मुश्किल से उसे जवाब दे पाई थी। 20 साल कोई छोटा अरसा तो नहीं होता इंतज़ार का। जज़ा रो पड़ी थी। ये सब क्या लेकर बैठ गई हो? छोड़ो इन सब बातों को, शानज़े ने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर आगे बोल पड़ी, जज़ा वक्त सिर्फ मेरा ठहरा है, तुम्हारा नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जिंदगी में आगे बढ़ती रहे, वो कभी पीछे मुड़कर ना देखे। शानज़े ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर कहा, मेरी मम्मा का वक्त ठहरा रहेगा, वो पीछे रहेंगी तो फिर उन्हें छोड़कर मैं आगे कैसे बढ़ जाऊंगी? वह अब उनके सामने उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कह रही थी, बस बहुत हो गई बातें, चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। शानज़े कहते हुए उठ गई थी और अब जयनमाज को उठाकर उसे तय कर रही थी। छोड़े ये सब खाना पीना, ये तो मैं रोज़ खाती हूँ, मुझे इसकी भूख नहीं है। आपको पता है मुझे किस चीज़ की भूख है? वह भी माँ के साथ खड़ी हो गई थी और अब बड़ी राजदारी में उसके कंधों पर बाहें डाले कह रही थी, बहुत सारे काम की, बहुत सारी तरक्कियों की, इतनी तरक्की कि मैं अपनी मम्मा के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार सा घर खरीद सकूं और उस घर का नाम शानज़े पैलेस रखूं। उस घर की मल्लिका मेरी मम्मा होंगी और उनके आगे पीछे ढेर सारे नौकर चाकर हाथ बंधे उनके एक इशारे के इंतज़ार में खड़े होंगे। मेरी मम्मा को पानी का एक गिलास भी उठाना ना पड़े। उसने कहते हुए अपनी माँ का हाथ थाम कर सीधा किया था और उसे शानज़े के अंगूठों पे बहुत सारे बारीक बारीक छुरियों के काट के निशान दिखे थे। जज़ा ये देख बिल्कुल खामोश हो गई थी। फिर कुछ लम्हे उन हथेलियों को देखने के बाद उसने अपने माँ की हथेली को चूम लिया था। नाज़ों में पली उसकी नाजुक सी माँ बिला कसूर ही जाने किस बात की सज़ा भुगत रही थी। ये तुम्हारे कपड़े, तुम सुबह ये तो पहनकर नहीं गई थी, ये तो सोहा के कपड़े लग रहे हैं। शानज़े ने अभी अभी गौर किया था, बारिश में भीग गई थी ना इसलिए। जज़ा ने मुख्तसर सा जवाब दिया था। वह खाना खाकर अपना लैपटॉप खोलकर बैठी थी जब किसी ने पीछे से उसके कान में फूंक मारी थी। वह डर के मारे से हर गई थी। पीछे मुड़कर देखा तो हम्माद एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। तुम चुपचाप करके नहीं आ सकते क्या? हर बार मेरे दिल की धड़कनों को ओलंपिक की रेस में खड़ा करना ज़रूरी है क्या? जज़ा ने झूठ मूठ का रूठते हुए कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन घोड़े की रफ्तार से दौड़े या फिर कछुए की चाल से चले। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसके धड़कने की वजह मैं बनता हूँ। उसने उसके टेबल के सामने झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था। जज़ा कुछ देर के लिए उसे बड़े गौर से देखे गई थी, फिर खुद ही ख्याल आते ही नज़रें हटाकर वापस से लैपटॉप पे जमा ली थी। हम्माद को उसका यूं नज़रें चुराना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने लैपटॉप ही बंद कर दिया था। हम्माद, ये क्या कर रहे हो? मैं ज़रूरी काम कर रही थी। काम वाम बाद में भी होता रहेगा, मैं छत पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 कप कॉफ़ी लेकर आ जाओ। वह बड़े लाड से ऑर्डर देकर उसके रूम से निकल गया था और जज़ा एक लंबी सांस खींचकर उसे जाते हुए देखती रह गई। फिर एक नज़र अफसोस के साथ अपने लैपटॉप पर डाली और फिर कुर्सी से उठ गई। वह तन्हाई में घंटों बस उसी लम्हों को सोचे जाता जब समरा खान से बातें करते हुए वह कब्रिस्तान से निकल रहा था और फ़ोन रखने के बाद वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब उसकी नज़र उसके दाईं तरफ खड़ी एक गाड़ी के अंदर उसे वह हुस्न की पैकर दिखी थी।
जिंदगी में उसने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, मगर जाने क्या कशिश थी उसमें कि वह उसे कुछ लम्हों के लिए रुक कर देखे गया था और तभी कोई गाड़ी से उसे गोली मारता हुआ निकल गया था और फिर उसने अपनी बंद होती आंखों से उसे अपने करीब आते हुए देखा था। उसकी आंखें बंद जरूर थी मगर वह मुकम्मल बेहोश नहीं था। उस लड़की के हाथों का लम्स, उसकी परेशानी, उसकी जल्दबाजी, मजबूरी में ही सही उसकी कुर्बत वह महसूस कर रहा था और तभी इस हालत में भी उसे सुकून मिल रहा था। वह हॉस्पिटल की बेड पर बैठा उस लड़की के बारे में पूछना नहीं भूलता था मगर हर बार उसे मायूसी ही होती थी। ऐसे ही वह जज़ा के ख्यालों में खोया हुआ था जब समरा खान उसके पास आई थी। माँ पर नज़र पड़ते ही वह बेचैन हो उठा था। क्या हुआ, आप रो रही थी? जैद ने परेशान होते हुए पूछा था। रोऊं नहीं तो और क्या करूं? समझ नहीं आता कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। उनके सीने में दिल है या पत्थर? समरा खान दर्द और तकलीफ की हद तक पहुंच गई थी। उनकी बातों ने जैद का चेहरा धुआं धुआंसा कर दिया था। एक घायल सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था। ओह, तो इसके पीछे उनका हाथ है। जैद ने अपने जख्मों की तरफ इशारा किया था। समरा खान अपनी भीगी आंखों से उसे देखते हुए हाँ में गर्दन हिला गई थी। मगर मैं इस बार चुप नहीं रहूंगी। तुम देख लेना, इज्जत जाती है तो जाए, मैं उन्हें कोर्ट में घसीटूंगी, उनका जीना हराम कर दूंगी मैं। समरा खान ने अपने आंसू साफ करते हुए जैसे अहद किया था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे उनकी शक्ल देखनी पड़ेगी और उनका नाम लेना पड़ेगा और आप जानती है कि मुझे उनसे इतनी नफरत है कि उनका नाम लेना तो दूर सुनना भी पसंद नहीं है। चसिक्स हम्माद का रोमांस। चांद अपने पूरे ताप से आसमान में चमक रहा था। हम्माद इस नरमो नाजुक ठंडी रोशनी को छोड़ अपने मोबाइल फ़ोन की रोशनी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। छत की दूसरी तरफ एक शेड के नीचे एक लकड़ी का खूबसूरत सा तख्ता बिछा हुआ था। उस पर 2 गाँव तकिए भी पड़े हुए थे। हम्माद एक तकिए पे अपनी कोहनी टिकाई लेटकर फ़ोन चला रहा था। आज की बारिश ने सारी फ़ैज़ाओं को धोकर नया नया और निखरा निखरा सा कर दिया था। गर्मी से निजात भी मिल गई थी, ठंडी हवाएं बहकर सुकून बख्श रही थी। जज़ा अपने हाथों में 2 मग कॉफ़ी लिए तख्ते के किनारे पर टिक गई थी। ये लो, उसने मग हम्माद की तरफ बढ़ाया था। हम्माद एक नज़र उस पर डालकर वापस से फ़ोन में मशगूल हो गया था और कुछ सेकंड फ़ोन पर टाइप करने के बाद सीधा बैठकर जज़ा के हाथ से कॉफ़ी का मग थाम लिया था। वह वापस से फ़ोन पर लग गया था और उसी तरह एक सिप कॉफ़ी की ली थी। जज़ा हम्माद से नज़रें हटाकर चांद को बड़े चाव से तकने लगी थी। ज़बरदस्त। हम्माद के कहने पर उसने मुड़कर उसे देखा था। उसे लगा था कि उसने ये कॉफ़ी के लिए कहा है मगर उसकी नज़रें तो अभी भी फ़ोन पर ही जमी हुई थी और चेहरे पर हंसी खिल रही थी। जज़ा ने वापस से अपना रुख मोड़ लिया था और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने लगी। कुछ देर यूं ही खामोशी छाई रही। थोड़ी देर के बाद जज़ा ने कॉफ़ी का मग साइड पे रखा और चांद को देखते हुए उससे मुखातिब कहना बोलना हुई थी। आज का दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? बहुत थका देने वाला। हम्माद ने वैसे ही फ़ोन पर अपनी नज़रें जमाए हुए उसे जवाब दिया और साथ में कॉफ़ी का एक सिप भी लिया था। मेरा भी बहुत थका देने वाला दिन था। हम्माद के पूछे बिना ही जज़ा ने अपना हाल बताया था। फिर क्यों इन सब चक्करों में पड़ी हो? दादा अब्बू भी ना बिना सोचे समझे बस नवासी की मोहब्बत में बह जाते हैं। हम्माद ने हमेशा की तरह आज भी यही कहा था। जज़ा को उसकी ये बात हमेशा की तरह बुरी लगी थी। इन सब चक्करों में ना पड़ूं तो फिर और क्या करूं? जज़ा ने उदास होकर चांद से अपनी नज़रें हटा ली थी और अब चांद की माधम रोशनी में अपनी हाथों की लकीरों का जायज़ा ले रही थी। उसकी बात पर हम्माद ने पहली बार उसे देखा था। फिर तख्ते के साइड पर अपना कॉफ़ी का मग रखा था और जज़ा को पीछे से अपने आगोश में भर लिया था। तुम सिर्फ मेरे चक्करों में पड़ो। उसने अपने गाल से उसके बालों को सहलाते हुए उसके कान में सरगोशी की थी। उसके इस अमल से जज़ा का पूरा वजूद सिहर गया था। उसने हम्माद के बाहों के घेरे को तोड़ा था। जज़ा के इस हरकत पे हम्माद का मूड हमेशा की तरह बिगड़ गया था। तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अगर अकेले में इस तरह मिलती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम पर भरोसा है। तो प्लीज़ मेरे इस भरोसे को मत तोड़ो। वह कहती हुई तख्त से उठ गई थी और अपने कपड़े दुरुस्त करने लगी थी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं जज़ा, और मोहब्बत के नाते मेरा तुम पर इतना तो हक है ही। जज़ा की बातों ने भी उसे तकलीफ़ पहुंचाई थी। हाँ, जज़ा को उसकी बात पे तंजिया हंसी आई थी। मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तुम मेरे साथ ऐसा ही सलूक करती हो। जज़ा बाहर जाकर देखो, लड़कियां सिर्फ गर्लफ्रेंड बनती है और अपना सब कुछ लड़के को सौंप देती है। उन्हें तो उनका फ्यूचर भी पता नहीं होता, जबकि मैं तो तुमसे शादी का इरादा रखता हूँ, ऊपर से मैं कोई गैर भी नहीं हूँ। हम्माद को जज़ा की तंजिया हंसी चुभी थी। क्या वो सारी लड़कियां अपने माँ बाप को इल्म में लाकर उन्हें बताकर ये सब करती है? नहीं ना, बहुत कम लड़कियों के माँ बाप, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होंगे, उन्होंने ही अपने बच्चों को इस बात की इजाज़त दी होगी, और मुझे नहीं लगता कि हमारे माँ बाप इतने ब्रॉड माइंडेड होंगे। तुम कहते हो कि हम गैर नहीं हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमारी शादी भी होगी।
हाँ, मैं भी मानती हूँ कि हम गैर नहीं हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी करेंगे। तो क्या हम अभी से एक कमरे में रह सकते हैं? क्या हमारा परिवार हमें इस चीज़ की इजाज़त देगा? नहीं ना, क्योंकि ये गलत होगा, है ना? जज़ा ने बड़ी नरमी से उसे अपने तरीके से समझाया और अब अपनी बात पे कायल होने की उससे तस्दीक भी मांग रही थी। हम्माद बस उसे नागवारी से देखे और सुने जा रहा था। ज़ब्त की वजह से उसने अपनी लबों को भींच लिया था। जिस चीज़ की इजाज़त हमारे घर वाले नहीं देंगे उस चीज़ को हम छुप छुपा कर क्यों करें? जब हमारी शादी हो जाएगी मैं खुद ही तुम्हें अपना आप सौंप दूंगी। जज़ा ने मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाया और मनाया था। हम्माद रूठा रूठा सा अभी तक चुप बैठा था। जज़ा समझ गई थी कि वह काफ़ी गुस्से में है, इसलिए उसे वहाँ पर अपना ज़्यादा देर रुकना सही नहीं लगा था। वह आगे बढ़कर दोनों कॉफ़ी के मगों को उठाकर वहाँ से चल दी थी। आप अंदर नहीं जा सकते। समरा खान किसी दीवार की तरह बख्तियार खान के सामने आई थी। तुम मुझे रोकोगी, मुझे मेरे ही बेटे से मिलने से? अपने गुस्से के आगे बख्तियार खान भूल ही गए थे कि वह इस वक्त हॉस्पिटल में खड़े हैं और उन्हें इस तरह से इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। वो आपका नहीं, मेरा बेटा है। जब आप बाप कहलाने के लायक ही नहीं है तो फिर वह आपका बेटा कैसे हो जाएगा? समरा खान ने धीमी मगर गुस्से से लेस लहजे में कहा था। सही नहीं कर रही हो तुम समरा, तुम सही नहीं कर रही। मैं अपने बेटे से मिलकर ही जाऊंगा। बख्तियार खान ने अपने एक मजबूत हाथ से समरा को साइड पे लगाया था। ठीक है जाएं, मत रुकें, लेकिन जब जैद खुद ही आपको लानत मलामत करके इस कमरे से बाहर निकलेगा तब आपको पता चलेगा कि आप उसके कैसे बाप है। और ये दुनिया भी देखेगी कि उनका नेता जब अपने बेटे का सगा ना हो सका तो फिर जनता का क्या सगा होगा। समरा खान ने नफरत भरी नज़रों से बख्तियार खान को देखते हुए जहर आलूद लहजे में कहा था। ये सुनते ही बख्तियार खान के बढ़ते कदम ठहर से गए थे। उन्होंने एक बेबस नज़र समरा खान पर डाली थी। तुम्हें पता है हामी, तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? साजिदा अहमद ने गुस्से में हम्माद से कहा था। कल पूरी रात जज़ा की बातें उसके जहन में गर्दिश करती रही थी। वो पूरी रात सो नहीं पाया था। यूं ही देखते देखते सुबह हो गई थी और आखिरकार वह एक फैसले पर पहुंचा था। हम्माद सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले अपनी मां साजिदा अहमद के कमरे में आया था और अपना लिया हुआ फैसला उन्हें सुनाया था।